नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर सियासत चरम पर है। बता दें, बीते कुछ महीनों से बार बार विपक्ष यही बात उठा रहा है कि मोदी सरकार विपक्ष को काबू करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। वहीं मोदी सरकार पर ईडी के राजनीतिक प्रयोग करने के बार बार आरोप लगते रहे हैं। वहीं कुछ जानकार महाराष्ट्र को ईडी का टेस्टिंग ग्राउंड भी कहते हैं। वहीं जब देश में यूपीए की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में टिप्पणियां करते हुए कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है और केंद्र में बैठी सरकार अपने साथ काम करने वाली एजेंसियों का प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है। वहीं यह आरोप नया नहीं है, ऐसे आरोप पहले भी सरकारों पर लगते रहे हैं, लेकिन नया ट्रेंड के चलते पिछले 10 सालों से ईडी का पुरजोर प्रयोग किया जा रहा है। वहीं मार्च 2022 में लोकसभा में दिए गए जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि साल 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। लेकिन बीजेपी के साल 2014 से लेकर 2022 के 8 वर्षों के कार्यकाल में ईडी ने 3010 बार रेड की और करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। वहीं पिछले 8 सालों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना बढ़े हैं, जिसमें साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं ने जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इसमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं और बाकी नेता पक्ष के हैं। वहीं अब इसकी तुलना यूपीए के समय से करें तो 2004 से लेकर के 2014 के 10 सालों में 26 नेताओं की ईडी के द्वारा जांच की गई, जिसमें 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे। हालांकि दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी देता हो। हम सामान्य केस और राजनेताओं के केस को अलग अलग तरीके से नहीं देखते हैं। ईडी की तरह सीबीआई के मुकदमों के आंकड़े देखें तो यूपीए के 10 सालों में 72 राजनेता सीबीआई के दायरे में आए थे और उनमें से 43 नेता विपक्ष के थे। बता दें, साल 2014 से लेकर के 2022 तक एनडीए की सरकार में 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए और इनमें से 118 नेता विपक्षी पार्टी के थे, यानी 95% विपक्ष के नेता हैं। इसी तरह कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और कई नौकरशाहों से लगातार पूछताछ की गई थी और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। वहीं बीते साल फरवरी 2022 में एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने घंटों चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। बता दें, नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने बाजार से काफी कम कीमत में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल से संपत्ति खरीदी थी और ये मामला करीब 22 साल पुराना है, जिस पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की। इससे पहले जनवरी 2021 में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था और इसके बाद अक्टूबर 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नाम नारायण राणे का है। बता दें, नारायण राणे शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में रहे हैं। वहीं शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार के दौरान 1999 में वो कुछ समय के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे और साल 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया से नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को एक चिट्ठी लिखकर नारायण राणे और उनके परिवार के बिजनेस की जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद अक्टूबर 2017 में नारायण राणे कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष पार्टी बनाई और एनडीए के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया और आज के समय में नारायण राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद से राणे के खिलाफ गंभीर आरोप में लगी जांच एजेंसियों ने कई कार्रवाई की है। इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता रहा है कि जो भी नेता विपक्ष में रहता है वो करप्ट है। वही नेता जैसे बीजेपी में शामिल हो जाता है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल पाक साफ सुथरा हो जाता है। वहीं ये दोनों मामले एक ही राज्य के हैं, जहां कांग्रेस में रहते हुए राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे और वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जबकि 22 साल पहले के एक प्रॉपर्टी सौदे की वजह से एनसीपी नेता नवाब मलिक बीते साल से जेल में है। बता दें, सत्ता में काबिज केंद्र सरकार ने साल 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किए। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में स्पेशल पावर दिया गया। पीएमएलए के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 में और सेक्शन 18 में बदलाव कर दिया गया और ईडी को ये शक्ति दी गई कि वो इस कानून के तहत लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है।
इससे पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पीएमएलए में बदलाव को मनी बिल की तरह पेश किया गया। मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं करना पड़ता, इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति लेकर लोकसभा में पेश किया जाता है और वहीं से वो कानून बन जाता है। वहीं गौर करने वाली बात है कि उस समय 2019 में राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि पीएमएलए में मनी बिल जैसी कोई भी बात नहीं है, फिर भी इसे मनी बिल के तहत लोकसभा से पारित कराने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा है। वहीं इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल करना चाहती है। इसके बाद पीएमएलए के इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन कोर्ट ने संशोधन को वाजिब ठहराया, जिसका कारण केंद्र सरकार का तर्क था। बता दें, केंद्र सरकार ने अपना तर्क देते हुए कहा था कि गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए ये जरूरी है कि ईडी को अधिक शक्तियां दी जाएं। बात है बीते साल मई की, जब शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी हो गया था। इन विधायकों को पहले गुजरात और फिर रातों रात गुवाहाटी ले जाया गया। वहीं हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनी और इसके बाद जुलाई में पहला फ्लोर टेस्ट हुआ, जो उद्धव गुट के नेताओं ने विधानसभा में ईडी के नारे लगाए। इसके बाद शिंदे गुट पर उद्धव ने आरोप लगाया कि वो ईडी के डर और पैसों के लालच में शिवसेना के विधायकों को तोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। वहीं इस नारे का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ईडी की सरकार है और इस ईडी का अर्थ है एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार। वहीं जब महाराष्ट्र में सियासी फेरबदल चल रहा था, उसी बीच बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने जुलाई 2022 में समन भेजा और अगस्त 2022 में राउत को मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चाल रीडेवलपमेंट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, पात्रा चाल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर कर रही थी। इसको लेकर ईडी का कहना है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी है। HDIL वही कंपनी है जिसकी जांच पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 4300 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में हो रही है। ईडी का कहना है कि HDIL ने करोड़ों रुपए प्रवीण राउत के खाते में ट्रांसफर किए और प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। वहीं नवंबर 2022 में कोर्ट ने संजय राउत को जमानत दे दी थी और कहा था कि प्रवीण राउत पर तो भ्रष्टाचार के केस हैं, लेकिन संजय राउत को बेवजह गिरफ्तार किया गया। इस मामले को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही विपक्ष को खत्म करने का काम शुरू कर दिया गया और विपक्ष के जिस नेता ने मुखर होकर के बीजेपी का विरोध किया, उसको कुछ दिनों में ही ईडी का समन मिल गया और उसकी जांच शुरू हो गई। इसके बाद वही नेता बीजेपी में जैसे ही शामिल हो गया, उसकी सभी जांचें बंद हो गई और वो देश का ईमानदार नेता बन गया। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।